Now we will start with Raoult's law. Raoult's law for binary solutions. देखो बेटा, वेपर प्रेशर को बताने के लिए हमारे पास एक लॉ दे दिया गया, रॉल्स लॉ। पर एक बात हमेशा ध्यान में रखनी, रॉल्स लॉ इज एक्चुअली एप्लीकेबल टू द बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशन where there are two components only. It is not for ternary solutions etc. So ये बाइनरी सॉल्यूशंस वाला है जिसमें एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होता है। लेकिन आगे दो बातें हो सकती है, ठीक है। यहां पे केस दो हो सकते हैं। केस वन, फर्स्ट केस हमारे पास हो सकता है कि इफ सॉल्यूट इज वोलाटाइल, ठीक, यानी हम ये बोल सकते हैं कि रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग, हम ये बोल सकते हैं पहला पार्ट, रॉल्स लॉ फॉर solutions containing volatile solute। अब volatile solute का मतलब है liquid in liquid type of solutions। क्या मतलब हो गया? liquid in liquid type of solutions, liquid in liquid type of solutions। आगे बेटे जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो हमें लिख के नहीं दिया होता है कि भैया वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है, हमें अपना दिमाग लगाना होता है, ठीक है। जैसे जिसमें लिक्विड को लिक्विड में डाला, जैसे बेंजीन को टॉल्यूइन में डाल, जैसे फॉर द एग्जांपल बेंजीन को टॉल्यूइन में डाल, ये लिक्विड को लिक्विड में डालेंगे, ठीक। या इथाइल अल्कोहल को वाटर में डाल दो, इथाइल अल्कोहल को वाटर में डाल दो, ऐसे एग्जांपल इसमें होगा, ठीक। जैसे बेंजीन इन टॉल्यूइन, या हम बोल सकते हैं इथाइल कोल वाटर, ऐसे में ये लॉ लगा सकते हैं, ऐसे में ये लॉ लगा सकते हैं जहां पे दो लिक्विड्स हो, ठीक, क्लियर। इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल लगा लो, दोनों लिक्विड है, ठीक, इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल। बेटे यहां मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूंगा, मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि ये लॉ पूरी तरह से अप्लाई उस पे होगा, there can be some you can say deviations, but लॉ बनाया किसके लिए गया था ये बता रहा हूं, ठीक। और एक दूसरी बात हमारे पास हो सकती है केस टू, ठीक, केस टू हो सकता है हमारे पास, केस टू, if solute is non-volatile, अगर सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल हुआ तो, ठीक है। यानी दूसरी बात हम बोल सकते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जो खुद नहीं उड़ता। ऑब्वियसली यहां पे हम बात कर सकते हैं सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशंस, क्योंकि सॉलिड जनरली नहीं उड़ते भाई। फॉर एग्जांपल NaCl वाटर, फॉर एग्जांपल यूरिया वाटर, ठीक, ग्लूकोज वाटर, सुक्रोज वाटर, ठीक है जी, ग्लूकोज एंड वाटर, ऐसी सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो ये दो तरह की सॉल्यूशन हो सकती हैं, या तो हमारे पास हो सकता है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो, या हो सकता है कि वॉलेटाइल सॉल्यूट हो। अब रॉल्ट्स लॉ इन दोनों के लिए लिखा गया है, एक्चुअली तो इसके लिए लिखा गया, उसी से इंटरप्रेट वो किया जाता है, बट येट दोनों की अलग अलग डेफिनेशन बन जाती है। देखो बेटा यहां पे हम बात करेंगे रॉल्ट्स लॉ क्या कहता है। बेटा इसमें ये कहता है कि
partial vapor pressure of a component in a solution is equal to product of its mole fraction and partial vapor pressure of a component in a solution is equal to product of its mole fraction and its vapor pressure in pure state. ठीक है जी। यानी हमें ये बोला जाता है कि मान लो मेरे पास ना एक सॉल्यूशन मैंने ले लिया, से मेरे पास एक वेसल है, ध्यान देना बेटा इधर प्लीज, से मेरे पास एक वेसल है, इस वेसल के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो लिक्विड था ही, वॉलेटाइल था ही, इसमें सॉल्यूट भी वॉलेटाइल था, तो ऑब्वियसली यहां पे सॉल्वेंट भी उड़ा होगा, तो यहां पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट का मान लो मैंने पीए ले लिया, और यहां पे सॉल्यूट भी उड़ा होगा और उसका पार्शियल मान लो पीबी ले लिया। अब ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इधर यहां पर ये जो पार्शियल प्रेशर ए का होगा that is product of its pressure in pure state PA degree and its mole fraction। यानी अगर हम ये मान के चले कि प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर था वो PA डिग्री था या फिर PB डिग्री था, डिपेंडिंग अपॉन ए कंपोनेंट है तो उसका PA डिग्री और बी कंपोनेंट है उसका PB डिग्री, और इसका मोल फ्रैक्शन x से था, तो partial pressure of a component in a solution is equal to the product of its pressure in pure state and its mole fraction। इसी तरह से PB जो होगा वो होगा PB डिग्री XB। So very simple over here is that this is the law। क्या बोल रहा है कि partial pressure of a component is equal to pressure of that component in pure state and its mole fraction। ठीक है, तो बेटा अगर हम यहां पे P टोटल निकालना चाहें यानी P ऑफ सॉल्यूशन, तो वो PA प्लस PB होगा, क्योंकि A का प्रेशर भी होगा P का प्रेशर भी होगा, तभी तो उसको पार्शियल प्रेशर बोला। यानी P ऑफ सॉल्यूशन जो यहां पे आएगा बेटे, ठीक, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा PA डिग्री XA प्लस PB डिग्री XB। ठीक, सारे न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड होंगे और ये हमारा होगा। All the numericals will be based on this particular। ठीक, आगे करवाऊंगा मैं आपको। आज अपन सिर्फ थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं, इसका सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूं कि रॉल्स लॉ क्या क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो तो अगली बार कर पाएंगे। ठीक, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, आज सिर्फ थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा हूं मैं। तो पहला बात बोला कि वेपर प्रेशर, partial vapor pressure of a component in a solution is equal to the product of its mole fraction and its vapor pressure in pure state। So total pressure will be PA degree XA plus PB degree XP। ठीक है जी। नौ, अब यहीं से आगे चलते हैं। अगर सॉल्यूशन नॉन वॉलेटाइल, अगर सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल हुआ
तो बेटा सिंपल सी बात है, इफ सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, इफ सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, और मान लो लेट हमने ए यहां पे सॉल्वेंट ले लिया, ये जरूरी नहीं भी ये सॉल्वेंट ही हो, और बी मान लो सॉल्यूट ले लिया, मान लो, एंड इफ सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल then its vapor pressure is, its partial pressure is zero, यानी नहीं होगा, there is no pressure of that, क्योंकि if solute is non volatile it will not cause vapor pressure, it will not take part in total vapor pressure of solution, obviously. ठीक है, जब हमें पता था according to this P of solution is equal to PA degree या PA plus PB, तो हमें पता चल गया कि solute नॉन वॉलेटाइल है, तो जो PB डिग्री PB जो होगा वो 0 हो जाएगा, because it is non volatile, because it is non volatile. तो फिर P of solution जो हो जाएगा वो बेटा PA के बराबर हो जाएगा, which is equal to PA डिग्री XA। यानी हम इस लॉ को कैसे बोलेंगे, जैसे मैंने इस लॉ की डेफिनेशन दी है, इस वाले लॉ की डेफिनेशन दी है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट in a solution is equal to the product of its mole fraction and its vapor in pure state। इस लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे बेटे, इस लॉ को डिफाइन करेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस containing non-volatile solute is due to contribution made by solvent only, समझ में आई मेरी बात बेटे, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? सर एक बार ये वाला बता दो, नेट लैग हो गया था। सिंपल बात ये है कि हमारे पास जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो इसका प्रेशर 0 है, इसका प्रेशर 0 है, तो ये इसके बराबर हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय सॉल्वेंट ओनली। जो सॉल्वेंट की कंट्रीब्यूशन, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट की तो कोई इसमें कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूट की इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इस वजह से हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। अब देखो बेटे, हम ये भी जानते थे, देखना ध्यान देना इधर, वी नो, ठीक, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है, वी नो that XA, mole fraction of A plus mole fraction of B is equal to 1, isn't it? मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो XA जो होगा वो 1 माइनस XB हो जाएगा। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ XA, पुटिंग द वैल्यू ऑफ XA इन 1, मैंने 1 में XA की वैल्यू पुट की, क्या बना, PA इज इक्वल टू P ऑफ सॉल्यूशन, वो पता चल गया हमारे को, इज इक्वल टू PA डिग्री 1 माइनस XB। सॉल्व करते हैं तो PA इज इक्वल टू PA डिग्री माइनस PA डिग्री XB हो जाएगा। इसको इधर ले जाते हैं
और साइन भी चेंज कर देते हैं, तो PA डिग्री माइनस PA इज इक्वल टू PA डिग्री XB हो जाएगा। और अगर इसको नीचे ले जाएं तो PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA डिग्री इज इक्वल टू XB हो जाएगा। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। देखो बेटा, इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इस लॉ को एक दूसरी तरह से डिफाइन करती है। कैसे? PA डिग्री प्योर का, PA डिग्री किसका था? प्योर का वेपर प्रेशर था। और PA किसका था बेटा? PA सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था। और मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस, तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहां कहूं कि PA डिग्री माइनस PA, ये एक्चुअली हो गया कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, यानी दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, जो कम हुआ, क्योंकि PA डिग्री किसका है? प्योर सॉल्वेंट का, वो ज्यादा है। PB डिग्री किसका है? PA किसका है? सॉल्यूशन का, वो कम है। तो सॉल्यूशन बनाते जो डिक्रीज हुआ वो यही होगा, PA डिग्री माइनस PA। और इसको अगर डिवाइड करते हैं PA डिग्री से, यानी विद रिलेशन टू PA डिग्री, तो इस पूरे पोर्शन को हम बोल देते हैं रिलेटिव लोअरिंग। क्या बोल देते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे PA डिग्री माइनस PA लोअरिंग हो गई, डिवाइडेड बाय PA डिग्री कर दो, तो इन रिलेशन टू प्योर, तो इसको रिलेटिव लोअरिंग बोलेंगे। एंड रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा इस लॉ को ऐसे भी बोला जा सकता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर of solutions containing non-volatile solute is equal to the mole fraction, is equal to mole fraction of solute, mole fraction of solute, very important। तो इस लॉ को ऐसे भी लिखा जा सकता है। This law can be written as relative lowering in vapor pressure of solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute। ये लॉ ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो राउल्फ लॉ की थ्योरी अभी करवाई है मैंने, अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। ठीक, मैंने सिर्फ ये बताया राउल्फ लॉ जो है वो वेपर प्रेशर को बताता है दो तरह का हो सकता है। या तो सॉल्यूशन जिसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट हो, तो वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा तो यहाँ टोटल वेपर प्रेशर में दोनों का ही, सॉल्यूट का भी सॉल्वेंट का, दोनों का ही पार्शियल प्रेशर होगा। और वो पार्शियल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू PA डिग्री X से PB डिग्री XB, यानी कि partial pressure of the component in a solution is equal to the product of its mole fraction in pure state, product of its mole fraction and vapor pressure in pure state। clear? और अगर हमारे पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो गया, if we have non volatile solute, तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय सॉल्वेंट ओनली। और जब उसको आगे सॉल्व करते हैं तो relative lowering in vapor pressure of solution containing non-volatile solute is always equal to the mole fraction of solute। ये हमने डिराइव करके यहां तक ला दिया। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों लॉ समझ में आते हैं? रॉल्स लॉ, तो मेरे प्यारे बच्चों ये रॉल्स लॉ की सिर्फ थ्योरी बताई है, अभी इसके बारे में कुछ खास डिस्कस नहीं किया है। ठीक, फॉर फर्दर डिस्कशन ऑफ रॉल्स लॉ प्लीज attend next lecture। ठीक, please see next video।
ठीक नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम रॉल्स लॉ को क्वेश्चन वाइज करेंगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, व्हाई? रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ये तो आएगा ही आएगा, बट साथ ही में रॉल्स लॉ की ग्राफिकल स्टडी करेंगे, रॉल्स लॉ की न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। अगला लेक्चर इज हाईली 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 इंपॉर्टेंट, एंड दोस्त जो अगले लेक्चर में एब्सेंट होंगे तो बेटा फिर सारे चैप्टर में एब्सेंट रहना कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि रॉल्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर में। सो उम्मीद करता हूं नेक्स्ट टाइम ऐसा आप एब्सेंट नहीं होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स लॉट। सर आपको व्हाट्सएप करे हुए हैं वो डाउट्स टेस्ट के। कर दूंगा बच्चे।